आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं आज जो बात करने जा रहा हूं वो इजराइल के अंदर और ख़ास तौर से जो नेतन्याहू सरकार है उसकी क्या सूरत हाल है और सरकार को कितना बड़ा खतरा है। खुद नेतन्याहू कितने बड़े खतरे में है, कितने डेंजर जोन में इस वक्त नेतन्याहू हैं, उस पर हम बात करेंगे क्योंकि कभी भी नेतन्याहू की सरकार जा सकती है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जहां अवामी जो प्रोटेस्ट है, जो एहतजाजी मुजाहरे वो हैं, फिर इसके साथ साथ जिस तरह की जोर ज़बरदस्ती वो सरकार चलाने में कर रहे हैं अपने अलायंस के साथ, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो अमेरिकी सपोर्ट की है कि अपनी बात तो नेतन्याहू अमेरिका से मनवा लेते हैं दबाव बना के, लेकिन जब अमेरिका कोई बात कहता है, जब डोनाल्ड ट्रंप कोई बात कहते हैं, तो वो नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी मजबूरियां हैं कि जिसकी वजह से अमेरिका को न चाहते हुए भी इजराइल का सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक तरीके से वो एयर बेस या कह लें, मिलिट्री बेस कह लें, कुछ भी कह लें, वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसलिए भी अमेरिका की बहुत सारी मजबूरियां हैं। लेकिन खुद जब अमेरिका डूब रहा हो तो फिर वो इजराइल की परवाह क्यों करेगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी अब बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात जो थी इलेक्शन के दौरान जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने थी, प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने, वो यही थी कि अमेरिका की इकोनॉमी कैसे रिवाइव की जाए। अमेरिका इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जदार मुल्क हो गया है। अमेरिका के कई ऐसे मुल्क हैं जो जिनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है इक्तिसादी, एजुकेशन में वहाँ पे बजट काट दिया गया। फिर आप ये देखिए कि अभी जिस तरह से टैरिफ को लेकर के पूरी दुनिया में एक हाहाकार मची हुई है, उससे अमेरिका कमज़ोर हो रहा है। आसियान में आप देखिए एक बड़ी मीटिंग हो रही है। इस तरीके से ब्रिक्स को अगर आप देखें तो वहाँ पे एक अलग चीज़ें चल रही हैं जो अमेरिका के हक़ में नहीं है। बहुत सारे मिडिल ईस्ट पूरा जो है अमेरिका के हाथ से जा रहा है। ये बात अलग है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जब आए और उन्होंने सोचा कि साहब हम जो है यहाँ आ करके और चीज़ों को संभाल लेंगे, काफ़ी वो पैसे ले भी गए, इसमें दो राय नहीं है, काफ़ी बिजनेस किया उन्होंने आके, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं अगर ईरान और अमेरिका में जंग छिड़ जाए, जैसा कि इजराइल चाहता है। और इजराइल के साथ कुछ जो जूस लाबी हैं, जो असलहों की तजारत करती हैं, धंधा करती हैं, वो चाहती हैं कि जंग हो जाए। लेकिन अमेरिका फिलहाल इस कंडीशन में नहीं है। तो इन्हीं चंद पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि दुनिया भर में मुखालफत हो रही इजराइल की, और क्या मुखालफत हो रही है कि गाज़ा में जिस तरह से आप बच्चों को मार रहे हो ये बंद करो, ये ठीक नहीं है। पहले कमर आगा साहब जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा कि देखिए, पहले इजराइल के साथ बड़ी हमदर्दी थी तमाम वेस्टर्न कंट्री। उसकी वजह ये है कि इजराइल जो है वो मुस्लिम ममालिक में घिरा हुआ था, तो अक्सर जो है विक्टिम कार्ड ये नेतन्याहू खेलते थे कि साहब हमें घेरे हुए हैं, हमें दबाया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, इस तरीका, और हमें बहुत बड़ा थ्रेट है, हमें बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन ये इस 20 महीने की जंग में आप देखिए कि इजराइल पर जो नकाब पड़ी थी वो उड़ गई। अब दुनिया देख रही कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है, और कौन जो है वो कत्लेआम कर रहा है। जिस तरह का कत्लेआम गाज़ा में हो रहा है और गाज़ा में बच्चों को मारा जा रहा है, दुनिया इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही है। अब देखिए, जो अंदरूनी मामला है, मैं आपको बताऊं, अंदरूनी मामला ये है कि अभी नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम 4.5 लाख रिजर्विस्ट जो है वो लाएंगे। 4.5 लाख। अच्छा, रिजर्विस्ट कौन होते हैं? जो ट्रेंड शुदा फौजी नहीं होते, यानी रेगुलर फौज नहीं होती, बल्कि अलग अलग महकमों में काम करने वालों को लाया जाता है। अब इसमें पहली बार वहाँ पे जो दीनी तालीम हासिल करने स्टूडेंट हैं, जो मदारिस के बच्चे हैं, यानी जो यहूदियों में मदारिस होते हैं, दीनी तालीम और दीनी कामों के लिए वो तैयार किए जाते हैं, तो अब उनको फौज में लेने की बात चल रही है एज ए रिजर्विस्ट। लेकिन इसकी मुखालफत कौन कर रहा है? वहाँ पे दो पार्टियाँ हैं जिनके बारे में कमर आगा साहब कहते हैं कि ये ऑर्थोडॉक्स हैं, और ये पार्टियाँ एक जो है शश पार्टी है और दूसरी जो है यूनाइटेड तोरा जायनिस्ट, जो अभी सपोर्ट कर रही है नेतन्याहू सरकार को।
और इनके मदारिस चलते हैं और ये दोनों जो है इस बात से नाराज हैं कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे नौजवानों को जो दीनी काम के लिए मुख्तस हैं, आप उन्हें जो है इस तरह से फौज में नहीं ले सकते हैं। और ये जो दीनी मदारिस हैं या इन बच्चों, इनको शेवा कहा जाता है, तो इनको जो आर्मी में लाने की बात की जा रही है। तो अब इन दोनों पार्टियों ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम अपना सपोर्ट आपसे ले लेंगे। अगर इन दोनों पार्टियों ने सपोर्ट ले लिया तो जाहिर है कि जो नेतन्याहू सरकार है वो धड़ाम हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, सरकार चलने वाली नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है नेतन्याहू के खिलाफ। नेतन्याहू करें तो करें क्या? उनको लग रहा है कि हम इतनी सारी फौज को ला करके और पूरा फिलिस्तीन जो है वो हम खाली करा देंगे, गजा को खाली करा रहे हैं और हम बहुत जल्दी बैतुल मुक़द्दस पे और मस्जिद अक्सा पे हम कब्जा कर लेंगे, वो पूरा साफ कर देंगे। लेकिन ये मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है जितना ये समझ रहे हैं, क्योंकि दुनिया जो है वो अब बहुत तेज़ी से उठ रही है। आप देखिए फ्रांस हो या कनाडा हो या बरतानिया हो या स्पेन हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, माल्टा हो, इस तरह के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो बाकायदा बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, दो रियासती हल निकाला जाए। हालांकि ईरान इसके हक में नहीं है कि दो रियासती हल निकाला जाए। अब आप देखिए कि अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका का कितना प्रेशर है। एक प्रेशर कौन सा है? जो पार्टियों का प्रेशर है, जो ये कह रहे हैं कि अपनी हिमायत ले लेंगे। अब दूसरा प्रेशर जो है वो अमेरिका का है। अमेरिका क्या चाहता है कि ईरान के साथ जंग न हो, क्योंकि अभी ऐसे हालात नहीं है कि ईरान के साथ जंग की जाए। पहले ही 20 महीने में, यानी 600 दिन में पहले ही अमेरिका का बहुत भारी नुकसान हुआ है। इस जंग में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि आप सिर्फ इजराइल और गाजा नहीं देख सकते हैं। जिस तरह से रेड सी को हूतियों ने ब्लॉक कर रखा था और फिर बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका का हुआ कि जिसकी वजह से समझौता करना पड़ा। वहाँ पे हूतियों के साथ अमेरिका को झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े और वहाँ से अमेरिका को जाना पड़ा। तो अब अमेरिका जब खुद लौट गया तो वो कैसे चाहेगा कि ईरान से जंग हो। लेकिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, बार बार ये खबर आप सुन रहे होंगे कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम ईरान पे हमला करेंगे, ईरान पे अटैक करेंगे। ये पूरी वो तैयारी, और ईरान पे अटैक कहाँ पे करेंगे? जहाँ ईरानियों के न्यूक्लियर प्लांट हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे स्विच पर हैं मिसाइलों के और तमाम जो हमारे असलहे हैं, ये 400 सेकंड लगेंगे कि नक्शे से इजराइल मिट जाएगा, ये धमकी दी है। इसी तरह से जो वहाँ के सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उन्होंने बहुत वादे तौर पर कहा है कि ये लोग, चाहे अमेरिका हो या इजराइल, ये ताकत की जबान समझते हैं और इन्हें ताकत के जरिए समझाया जाना चाहिए। अब इतने बड़े चैलेंज के बाद डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते, अब इजराइल चाहता है। तो इसलिए खबर ये आ रही है कि इस बात को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि कोई बात ही नहीं मान रहे हैं। हालांकि नाराजगी के बावजूद सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन नाराज बहुत ज्यादा हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये चीज आप देखिए। अब यहाँ पे आप देखिए जो नेतन्याहू पे इल्जाम है वो ये है कि हर फ्रंट पे, हर सतह पर नेतन्याहू सरकार फेल हो गई। ये वहां के लोग कह रहे हैं 20 महीने हो गए, 20 महीने में कैप्टिव छुड़ा के ये नहीं ला पाए, जो हमास थे उसको ख़त्म नहीं कर पाए। इसके अलावा जो इक्तिसादी सूरत हाल है, ख़ास तौर से अगर आप इजराइल के अंदर देखेंगे तो वहाँ इकनॉमी जो है पूरी तरह से चौपट हो गई है। वहाँ जो सयाहत यानी टूरिज्म जो है वो पूरी तरह से बंद हो गया है, होटल जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। ज़राअत, खेती बाड़ी जिसको हम कहते हैं, तो वो भी जो है बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। फिर इसके अलावा इनका सबसे बड़ा जो कार्ड था विक्टिम कार्ड, अभी भी वो खेल रहे थे। अभी जब कनाडा और फ्रांस और बरतानिया और दूसरे वेस्टर्न यूरोपीय कंट्री ने जवाब दिखाई और सपोर्ट हटाने की बात कही, तो फिर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। और क्या कहा नेतन्याहू ने कि साहब हमास हमें मार देगी, हम आप लोग समझ नहीं रहे हो, हम बहुत बड़े खतरे में हैं। लेकिन सब समझ रहे हैं कि कौन मार रहा है, विक्टिम कौन है। एक और झूठ बोला जा करके यूएनओ में कि जो इमदादी सामान जा रहा है वो लूट रहा है, चोरी कर रहा है हमास। लेकिन यूएनओ ने फटकार लगाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए इनका विक्टिम
कार्ड जो है वो फेल हो गया। एक चीज और जो डर है, जो इजरायलियों के अंदर डर पैदा हो गया है, और जो रिजर्विस्ट है वो किस तरह से डरे हुए हैं। रिजर्विस्ट ये समझते हैं कि अगर हमने इस जंग में हिस्सा लिया या कत्ले आम में हम गए तो दुनिया में हम कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम अरेस्ट कर लिए जाएंगे। जब नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट का वारंट जारी हुआ है तो फिर उनके खिलाफ भी, और अभी जापान ने, आपने देखा कि जापान ने उस वक्त तक होटल नहीं दिया, बाकायदे एक एफिडेविट करवा करके कि आप जो है बच्चों को नहीं मारेंगे, आप जंग में हिस्सा नहीं लेंगे, तब उनको होटल दिया गया। कई जगह से इनको वापस भी कराया गया। अभी आपने देखा कि अमेरिका में वाशिंगटन के अंदर किस तरह से दो जो राजनयिक थे, सिफारतकार जिनको हम कहते हैं, उनका वहां पे कत्ल कर दिया जाता है। और वो कौन करता है? खुद यहूदी करता है, ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम करते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा डर है। तो अब ये बात अलग है कि जूस लॉबी सपोर्ट भी करती है, फंडिंग भी करती है। आप देखिए न्यूकॉन जो कंपनी है और इस तरह की कंपनियां वो चाहती है कि जंग हो, और उसकी वजह ये है कि उनको इसमें मजा भी आ रहा है और उनको सपोर्ट मिले, और उनको लग रहा है कि अगर हमें ये पूरा अगर गजा मिल गया और यहाँ से बेन गुरियन कनाल बन गई, बफर जोन बन गया, तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। तो इस तरह की बातें वहाँ पे ये इस तरह से चल रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पे एक और जो बड़ी मुश्किल है, पहले क्या था कि सिक्योरिटी, जो इजराइल ये कहता था कि साहब हमारे पास इतनी सिक्योरिटी एक परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ, दुनिया ने देखा कि परिंदा ने सिर्फ पर नहीं मारा बल्कि वहां बहुत बड़ा हमला हुआ। हालांकि हम उसको सपोर्ट नहीं करते, हम बिल्कुल नहीं मानते वहां जिस तरीके से कत्ल किया गया, ये बिल्कुल सही बात है और दुनिया नहीं मानती है, लेकिन एक हमला तो हुआ। और यूएनओ ने कहा कि भाई उससे पहले की तो हालत देखो, किस तरह से फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा था और यही इजरायली मार रहे थे। तो वो एक रद्द अमल है, लेकिन फिर भी हम उसको सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन सिक्योरिटी, अब आप देखिए आज की हालत में, इससे पहले ड्रोन से हमला कर देते थे हिजबुल्ला, और यहां तक कि नेतन्याहू के घर तक ड्रोन पहुंच गए, तो कहां सिक्योरिटी रही। फिर अभी आप देखिए हुती जो है 2000 किलोमीटर से हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करते हैं, और वो जाकर के निशाने पे, चाहे वो बेन गुरियन एयरपोर्ट हो, चाहे तिल अवीव हो, ये तमाम आकर के वो गिर रहे हैं और लोगों को बंकरों में जाना पड़ रहा है। अब 20 महीने हो गए, 600 दिन से। अब वहां पे जो प्रोटेस्टर हैं इजरायली वो कह रहे हैं कि साहब हम कब तक बंकरों में रहेंगे, ये आप बंद कीजिए, रोकिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान आईडीएफ के लोग भी मारे गए, रिजर्विस्ट भी मारे गए, लेकिन गौरतलब बात यह है कि इजराइल सरकार जो बता नहीं रही कितने लोग मारे गए और कैसे मारे गए। फिर बहुत सारे मिसिंग भी हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि 6000 करीब तो इजरायली सरकार ने अपने रिजर्विस्टों को बंद कर रखा है, जेल में डाल दिया कि ये जंग नहीं लड़ रहे थे। तो और आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। और आप देखिए कि मिसिंग के बारे में कि 18 से 20,000 करीब मिसिंग बताए जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो वहां लड़ रहे हो, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। तो एक बहुत बड़ा गुस्सा है कि भाई उनके लोग कहाँ हैं। सिर्फ ये 40 यरगमालियों की बात नहीं, बल्कि और रिजर्विस्ट या जो आईडीएफ के लोग हैं वो कहाँ हैं, किस हालत में, और बड़े पैमाने पे। अभी 2 दिन पहले वहां पे अल-कसाम ब्रिगेड जो है उसने जो खान यूनुस में एक जगह जहां छिपे हुए थे ये आईडीएफ के लोग, वहां पे हमला किया और हमला करके घात लगा के हमला किया, जिसमें कई आईडीएफ के जवान मारे गए, बहुत सारे जख्मी हुए, 4-5 हेलीकॉप्टर वहां नजर आए, ऐसा बताया जाता है, और यही वहां की पहचान है। तो ये वहां पे हालात हैं, तो आप समझ लीजिए। फिर आप देखिए कि यूथ जो है वहां पे वो डरा हुआ है। यूथ एक तो उसके सामने ये सबसे बड़ा डर है कि अगर गए तो जो हालात हैं, जिस तरह की जंग है, क्योंकि इससे पहले कम से कम इजराइल ने ऐसी जंग नहीं देखी थी। इजराइल के जो फौजी होते थे वो गन लिए रहते थे, बहुत ताकतवर अपने आप को समझते थे, जाते थे फिलिस्तीनियों को मार देते थे, उनको अरेस्ट कर लेते थे और इंजॉय करते थे, वो इस चीज को मजा लेते थे, हम बहुत बड़े ताकत। लेकिन 20 महीने में सारी पोल पट्टी खुल गई, और जिस तरह से चाहे हूती लड़ रहा हो या हिजबुल्लाह लड़ा हो या हमास अभी लड़ रही हो, ये सब जिस तरह से लड़ रहे हैं, तो उससे
बड़ी घबराहट है। तो इसकी वजह से एक तो नौजवान नहीं जा रहा है, फिर दूसरा इसलिए भी नहीं जा रहा है कि अगर ये फौज में शामिल हो गए तो इंटरनेशनल सतह पर ये टारगेट किए जाएंगे, इनको जाने में प्रॉब्लम होगी। तो दूसरी वजह एक तो ये भी है कि वो ये भी समझ रहे हैं कि इंटरनेशनली जो है हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे और हमारा आना जाना जो है मुनक़ता हो जाएगा। तो इस वजह से भी वो लोग नहीं जा रहे हैं। ये 2-3 बड़ी वजूहात हैं। इसके अलावा अब आप देखिए यहाँ पे कि फिर मैं बात करूंगा कि अमेरिका जो है वो काफी नाराज है। अब यहाँ पे आप ये देखिए, और उसकी वजह क्या है कि वो चाहता है कि ईरान से दोस्ती हो। अच्छा, इजराइल को अब ये एक बहुत बड़ी थ्रेट भी है अगर कहा जाए तो, कि अगर अमेरिका और ईरान में सुलह हो जाती है, अगर अमेरिका और ईरान में सहमति होती है, जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान जो है वो कह रहा है कि हम 3.5 जो है इन्वेस्टमेंट पहले की तरह करेंगे अगर इस पे बात बन गई, क्योंकि ईरान ने पहले ही कहा है कि भाई हम परमाणु बम तो बनाने नहीं जा रहे हैं, ना हमारा ये मकसद है, लेकिन एनरिचमेंट हम जीरो नहीं करेंगे। हाँ, जो हमारा पहले से है उसको हम मेंटेन करेंगे। तो अगर इसमें सहमति बनती है, और जैसा कि कमर आगा साहब ने कहा अपने बयान में कि वो बिल्कुल जो है वो ऐसा लग रहा है, ऐसे हालात बन रहे हैं कि अब ईरान और अमेरिका में सहमति हो जाएगी। 5वें राउंड की बात हो चुकी है, 6ठे राउंड की बात होने वाली है। तो अब अगर ऐसे में बात बन जाती ईरान और अमेरिका, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगी इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल जो है वो खतरा किसका दिखाता है? ईरान का, कि ईरान से हमें बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, अमेरिका भी यही मानता है कि इस पूरे खित्ते को अगर किसी से खतरा है तो ईरान से है। अभी जब वो अपने 3 रोजा दौरे पर आए थे तो आपने देखा होगा कि वो सऊदी अरब गए, कतर गए और यूएई गए, और कतर में उन्होंने बाकायदा कहा कि अगर आपको किसी से खतरा यहाँ पे है तो ईरान से, और वो खतरा सिर्फ हम दूर कर सकते हैं ये, और इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए। ये हालांकि बिल्कुल गलत है। आप देखिए, इनका डर जो है चीन था, अमेरिका का डर जो है रूस है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तवज्जो मिडिल ईस्ट की इस तरफ आ रही है। जिस तरह से चीन ने सऊदी अरब और ईरान से दोस्ती कराई, वो भी एक थ्रेट थी इजराइल के लिए। ये क्या हो गया? क्योंकि भाई इजराइल अपने आप में क्या है? कुछ नहीं है। अगर इनको इन मुस्लिम ममालिक का सपोर्ट न मिले, अभी आप ये बताइए सप्लाई लाइन सिर्फ बंद कर दें ये तमाम मुस्लिम ममालिक, तो अभी चूं बोल जाए इजराइल की, इजराइल 2 दिन नहीं चल सकता, भले ही अमेरिका का सपोर्ट हो। लेकिन चूंकि सप्लाई लाइन अब तुर्की से भी सप्लाई लाइन जारी है, जॉर्डन से भी सप्लाई लाइन जारी है, यूएई से और सऊदी अरब से भी सप्लाई लाइन जारी है, तो ये सप्लाई लाइन जिसकी वजह से इनका काम चल रहा है। लेकिन अगर ये बंद हो जाए तो इसलिए ये इनको डर है कि कहीं ईरान और सऊदी अरब, अच्छा ये काम कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। चीन फिर बहुत एक्टिव हो गया है। अभी आसियान में देखिए, जब ये टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से सब नाराज हैं। पूरा यूरोप यूनियन जो है वो अमेरिका से अलग होने वाला है। अगर वो अलग होता है, और ये एक और बहाना मिल गया है जो फिलिस्तीन और इजराइल वाला मामला, क्योंकि यूरोपीय यूनियन खुलकर अब सामने आ गया है। तो ये तमाम ऐसे हालात हैं जिसमें अगर देखा जाए तो 2 ही सूरत है, या तो इजराइल पूरी तरह से डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, और या फिर फौरी तौर पर नेतन्याहू की सरकार जाएगी। इसमें 2 राय नहीं है। तो यही एक्सपर्ट मानते हैं। अब इसमें से 2 में से एक कौन होगा? जहां तक फिलिस्तीन का ताल्लुक है तो फिलिस्तीन देखिए खत्म होने वाला नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी हिजबुल्लाह, फिर जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कासिम, वो अभी नईम कासिम, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम अभी ऐसा नहीं है कि हम सुकून से बैठ गए। हूती जो है वो अटैक कर रहा है, ईरान जो है वो ट्रिगर पर उंगली रखने की दे रहा है। ये तमाम चीजें इसलिए बहुत आसान नहीं है। तो बहरहाल ये अंदर की सूरत हाल थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की, और ये बहुत ही अगर देखा जाए तो नेतन्याहू के लिए खतरनाक सूरत हाल है, और नेतन्याहू को अब अपने आप को समेटना पड़ेगा, वरना बकौल फजील अहमद की रावण अपनी लंका जलवा लेगा। और वो तकरीबन जो है वो दिखाई दे रहा है कि नेतन्याहू या तो जाएंगे और या तो इजराइल चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।